आज मैं आपको एक बहुत विशेष मेहमान से मिलवाने वाला हूँ। वो मेहमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और इस समय तो उन्होंने एक बहुत असाधारण रोल किया है। 19 जनवरी को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म ओरिजिन में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रोल किया है। मिलिए डॉक्टर गौरव पठानिया से, जो ईस्टर्न मेननाइट यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में सोशियोलॉजी और पीस बिल्डिंग के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। स्वागत है प्रोफ़ेसर, कैसे हैं आप? दिलीप जी, जय भीम आपको। और सबसे पहले तो आपको और सारे दर्शकों को आज 14 जनवरी को नामांतर आंदोलन की 30वीं सालगिरह पे सब बहुत-बहुत बधाई हो। जैसे आपको पता होगा कि 1994 में आज ही के दिन मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी रखा गया था। और इस 20 साल चले इस आंदोलन में लगभग 27 लोगों की जान गई थी, जिसमें एक बच्चे के सिर पे भी गोली मारी गई थी पुलिस के द्वारा। आई थिंक तो उसका पूरा उसमें इतने अम्बेडकरी साथियों की शहादत थी, तो मैं उन सबको नमन करते हुए, सबको जय भीम करते हुए और आप सबको मुझे अच्छा लगा दिलीप जी आपने याद किया। और आपकी आपके चैनल से आपकी क्रिटिकल एजुकेशन से हम लोग बहुत शुरू से जेएनयू के टाइम से हम लोग सीखते आ रहे हैं आपसे। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे डायरेक्ट बात करते हुए। एक धन्यवाद। बहुत स्वागत है क्योंकि आपने नामांतर आंदोलन का ज़िक्र किया, जो कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था। अपनी सम्मान और अपने गरिमा को रिक्लेम करने का बहुत बड़ा आंदोलन था, जो अल्टीमेटली विक्टोरियस रहा, विजेता आंदोलन रहा। उसको उस आंदोलन के तमाम शहीदों को याद करते हुए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर पठानिया, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस फ़िल्म को करने के बाद बहुत क्लीशे है, लेकिन फिर भी मैं क्लीशे में भी ये सवाल पूछना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा है? अ, हालाँकि ये सवाल थोड़ा मुश्किल भी है कि हम लोग मैं बचपन से ही अम्बेडकर और उनकी विचारधारा से जुड़ा रहा। और बाबा साहब का रोल करना मुझे नहीं लगता कि उनका रोल कोई उस तरीके से निभा सकता है। हम लोग उनसे प्रेरित हुए बचपन से, और मेरे फादर भी अम्बेडकराइट रहे काफ़ी लंबे टाइम से। तो अ, मुझे लगता है उससे जो बदलाव, अगर मैं कहूँ इस रोल को करने के बाद या इस अभी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो मुझे लगता है जो जो मैंने फ़ील किया कि जो लोगों का प्यार मिला, ख़ासकर इंडिया से और अपनी कम्युनिटी जो यहाँ से है, कि मुझे लगता है अब और अपेक्षाएँ बढ़ गई हैं लोगों की। और मेरा एक निजी जो मुझे एक कहते हैं कि जो प्रॉमिस अपने आप से एक वादा, कि अभी मैं और शिद्दत से समाज के उन कामों को करना है जो कि बाबा साहब ने हमें बताए थे और जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको और शिद्दत से करना है। लिख जैसे हमारा लेखन का काम है, तो लेखन को हम और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से कर पाएँ। और मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें जो है जो हम लोग हालाँकि कर रहे थे, लेकिन इस रोल को करने के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि भई ये रोल करना और इसके बाद अ, यू नो इसके बाद का जो फ़ेज़ है, इट्स नॉट अ सिंपल लाइफ़ आफ्टरवर्ड्स। कि लोगों का राइट। बहुत मैं खुद से रोज़ ये सोचता हूँ कि आज मैं क्या बेटर कर सकता हूँ अपनी लाइफ़ में, कि हम लोग चाहे बाबा साहब का अगर 1% भी कुछ कर पाएँ, तो आई थिंक ये एक बड़ी शिक्षा जो हम ले सकते हैं इस मूवी से। राइट, बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का किसी भी एकेडमिशियन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो बहुत शानदार अपना काम करे। ख़ास करके आप तो सोशियोलॉजी में हैं और आपका काम बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपकी पीएचडी थीसिस भी बहुत एक तरह से नज़रें खोलने वाली है, नया नए एक तरह से एंट्री पॉइंट्स देती है सारी चर्चाओं में। एक तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि आप एक छोटी-सी यात्रा पर आप ले चलें हमारे दर्शकों को, कि ये जो फ़िल्म है वो क्या फ़िल्म है ओरिजिन, जो अभी 19 तारीख को 19 जनवरी को जिसका
वर्ल्ड वाइड रिलीज है, ग्लोबल रिलीज है। अमेरिका में तो मैं जहाँ हूँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उसके सिनेमा घर में पोस्टर्स लगे हुए हैं। सबसे बड़े पोस्टर्स मैंने देखे कि ओरिजिन हुँ, फिल्म के ही हैं। हुँ, हुँ, तो इस फिल्म की अपनी जर्नी क्या है, क्या क्या है ये फिल्म? हुँ, 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 हुँ। जी, दिलीप जी, इस कई मायनों में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी यूनिक मूवी है। यूनिक इन द सेंस कि पहले आपने जब देखा होगा 2 साल पहले जब इसका एडवर्टाइज़मेंट आया, तो उस टाइम बड़ी न्यूज़ इंडियन मीडिया छाप रहा था कि नेटफ्लिक्स ने फंड किया ये वो, एंड इट वाज़ एक्चुअली इन द इनिशियली इट वाज़ इन द कॉन्ट्रैक्ट विद नेटफ्लिक्स। तो लेकिन एवा का जो नज़रिया था इस बुक को लेके, और क्योंकि इज़ाबेल उनकी फ्रेंड हैं, एंड वो एक जस्टिस करना चाह रही थी इस बुक का और इस थीम का। और आपने तो मूवी देखी है आपने, तो अगर इसका एक जो मेजर इसमें जो जिसमें एवा को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि व्हाइल राइटिंग दिस बुक इज़ाबेल जो है ये बुक लिखते वक़्त विदिन लाइक 1.5 साल के अंतराल में उनकी उनकी अ, उनके उनकी मदर की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड चले गए, उनकी सबसे क्लोज़ेस्ट फ्रेंड जो उनकी कज़िन थी वो चली गई। तो मुझे लगा ये जो स्टोरी और ये जो स्ट्रगल जो इससे मुझे लगता है जो डायरेक्टर एवा डूवर ने वो ज़्यादा इससे प्रभावित हुई कि ये, और इसी के दौरान वो इतने बड़े सीरियस थीम जैसे रेस, कास्ट और होलोकॉस्ट को समझ रही है। आई थिंक ये सारा जो उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इस मूवी के लिए बहुत सारी जो इंडिपेंडेंस उनको चाहिए थी, वो मुझे लगता है नेटफ्लिक्स और इनसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये पहली मूवी है जो बिना किसी स्टूडियो के बनी है। और जब आप किसी स्टूडियो के अंतर्गत काम करते हैं, तो आपको उनके रूल्स, रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। राइट। और इसी का रिज़ल्ट था कि वो मेरे जैसे नॉन एक्टर्स को हायर कर पाई। इंडिया में जब आप सीन देखेंगे तो जो लोग हैं वो रियल पीपल हैं, जो येलो। जो कि एक्टर नहीं है। तो ये जो फ्रीडम उनको मिला, ये इसी वजह से मिला कि वो किसी स्टूडियो से अटैच नहीं। तो इन दैट सेंस इट्स द फर्स्ट मूवी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड आउटसाइड एनी स्टूडियो। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि इस मूवी में जिस तरीके से पहली बार ये एक प्रयास किया गया है, जो कि रेस, कास्ट और होलोकॉस्ट को इतने सीरियस थीम को और मूवी है भी सीरियस, लेकिन उसमें जो लाइटर्स मोमेंट भी हैं, और लेकिन किस तरीके से ऑथर्स की जर्नी दिखाई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मूवी इस बुक पर आधारित है। हाँ, इस बुक से प्रभावित है, क्योंकि राइट। एवा डुवर्ने ने लगभग 2 साल लगा के इसकी स्क्रिप्ट जो लिखी है, उसके लिए मुझे लगता है उसकी इसलिए बेस्ट एडेप्टेशन और इसे राइटिंग जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले उस कैटेगरी में एवा डुवर्ने आना चाह रही हैं। और तो इसको लिखने के दौरान एवा ने खुद अपना स्टडी किया, अपनी जो उनकी रिसर्च टीम थी, मैं मिला उन सब रिसर्च टीम से, तो काफ़ी कुछ उन्होंने खुद सीखा इतने कैरेक्टर्स के बारे में, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और मुझे याद है कि जब मैं यहाँ से जा रहा था और उनको रास्ते में मैं वो एक जो लास्ट जो बाबा साहब की अप्रकाशित बुक थी, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो वो मैं उसकी बुकलेट पढ़ रहा था, और मैंने वो जाके एवा को दी वो एक किताब। और मुझे याद है हम लोग जो है उसकी बात करते-करते, उनकी एक्सप्लेन करते हम लोग रो रहे थे। कि भी ये कितना, तो वो कह रही थी कि इतना कुछ है उनका पढ़ने के बारे में, और वो कह रही है मैं तो बस थोड़ा-सा समझ पाई हूँ। एंड आई थिंक उनका जो कमिटमेंट है, जितना भी उन्होंने समझा, उसको उन्होंने बड़े ही बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करी है इसमें। और हाँ, मुझे लगता है और आप भी ऐड करिएगा कि आपको कैसा आपने जी। अपना आपका क्या नज़रिया रहा जी। उसमें? जी, मुझे लगता हुँ, है कि आवा डुवर्नी या इज़ाबेल विल्kerसन का भारत में जो वंचित जातियाँ हैं, खास करके अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके साथ हुँ, एक दर्द का रिश्ता है। और क्योंकि अ, वो हिस्ट्री दोनों हिस्ट्री के उस तरफ हैं जहाँ पर पीड़न झेलना पड़ा है, तो वो कोरिलेशन बनाने में उनको मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुई हो। उनको तुरंत समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। जैसे रॉबिन विल्सन की कितने किताब में भी वो ज़िक्र है कि मार्टिन हुँ, लूथर किंग ने किस तरह से अपनी जीवनी में बताया कि जब वो स्कूल में गए इंडिया में, तो हुँ, उनका परिचय इस तरह से कराया गया कि ये अमेरिका के अनटचेबल्स हैं। तो बच्चों को तुरंत समझ में आ गया कि
ये हुँ, हुँ, कौन हुँ। है। तो हुँ, ये हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि बहुत स्ट्रांग पॉइंट था। आवा डुवर्नी के अलावा कोई अगर इस फ़िल्म को बनाता, ख़ास करके अगर हुँ, हुँ। किसी और एथनिसिटी से, तो शायद उसको थोड़ी-सी दिक्कत होती। आवा के लिए तो बिल्कुल ये मतलब अपने घर के अंदर क्या हो रहा है, तुरंत जैसी बात होगी। तो ये जी। मेरा फर्स्ट जो रिस्पॉन्स था इस पर। एक हुँ, जो हुँ, हुँ। इसमें डॉक्टर पठानिया, जो हम आपसे समझना चाहेंगे कि हुँ, कास्ट और रेस ये दोनों डिस्क्रिमिनेशन के बड़े फॉर्मेट्स हैं एक तरह से ग्लोबली। हुँ, तो हुँ, इस फ़िल्म में जो इनके बीच का कोरिलेशन है हुँ, और इनके बीच की जो सिमिलरिटीज़ हैं, इसको इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, बिल्कुल एक जैसा भी हुँ, नहीं हुँ, है, लेकिन हुँ, इसको जिस तरह से बरता गया है, जिस तरह से हुँ, इसको डील किया गया है, इन 2 टॉपिक्स को, रेस एंड कास्ट को, हुँ, हुँ, तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेस तो यहाँ पर काफ़ी डिस्कस्ड मतलब टॉपिक है वेस्ट हुँ, में। हुँ, कास्ट को जब उन्होंने देखा तो इसको किस तरह से दोनों को रिलेट किया, और इसमें आपके व्यूज़ भी हम जानना चाहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। जी, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं समझ पाया। जैसे कास्ट बुक भी इज़ाबेल को हम लोगों ने 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में बुलाया था, जब ये बुक ऑलमोस्ट फाइनल कर रही थी अपनी, तब भी हम लोगों ने उनके विचार सुने। और बहुत सारे स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन हैं उनकी किताब को लेके भी। लेकिन मुझे लगता है जो मूवी उसपे ये बना ओरिजिन, उसमें अ, हालाँकि ये मूवी को अगर हम एक लाइन में कहें तो इट्स ए ऑथर्स बायोपिक, ऑथर एग्ज़ैक्टली, की बहुत जर्नी अच्छा है। आपने टर्म दिया है, जी। जिससे ऑथर्स हुँ, लेखक की जीवनी है ये, उस प्रोसेस जी। के को बताती है। यस, हाँ, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उनकी जो लाइफ़ का जो एज़ एन एस्टेब्लिश्ड पुलित्ज़र प्राइज़ विनर ऑथर, एंड उसकी जर्नी, उसके बाद की क्या स्ट्रगल हैं। एंड और देखिए, आपने देखा होगा उसमें कि उन्होंने जीवन में 2 ही किताबें लिखी हैं, एक वो और एक एक वार्म्थ ऑफ द अदर सन, जिनको उनको पर्सन, यस, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला, माइग्रेशन और पर एक जो। हिंदी। जी। तो मुझे लगता है अगर हम लोग इसको एक्चुअली डीपली समझें ऑथर की साइकोलॉजी को, कि वो क्यों इतना ज़्यादा इस पे जाति या होलोकॉस्ट की के कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आए, क्योंकि पहली किताब में वो पूरा इस इश्यू को इतना डेप्थ में डील कर चुकी थी, जो रेस का इश्यू है। यस, क्योंकि ये साउथ साउथ माइग्रेशन पे उन्होंने करीब करीब जो है 1000 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू करके वो किताब लिखी थी। तो उसमें वो उसको एक अच्छे से डील कर, लेकिन फिर उनको ये भी लगा, क्योंकि भई ये जो रेशियल माइग्रेशन का इश्यू है, ये सिर्फ़ जो है यूएस की बात नहीं है। ये अफ्रीकन अमेरिकन जो फाइनली वो तो आए अफ्रीका से। तो वो जो पूरा हिस्ट्री है उसके साथ, अगर आपने पुराने जो अपने पोस्ट कॉलोनियल थिंकर पढ़े हों, जैसे स्टुअर्ट हॉल, फ्रांस फैनन, ये वो, उनकी उसमें जो इसमें अदरनेस का जो कॉन्सेप्ट आया, और वो कैसे जो है प्लैनेटरी ह्यूमनिज़्म और ये सारे जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए उनकी राइटिंग से, तो उसमें माइग्रेशन जो है एक बहुत सेंटर में है। क्योंकि ये सारा माइग्रेशन के दौरान के कितने जो उथल-पुथल हुई इसी दौरान, वो सारा रखते हुए, अब तो आप जो है वो एस्पेक्ट भी नहीं छोड़ सकते। फिर जो है देखा, भई इतना हेट्रेड व्हाइट्स के अंदर, जो व्हाइट सुप्रीमेसी है, क्यों है? और इसको हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं? तो जब उन्होंने ये होलोकॉस्ट का देखा, अच्छा, कास्ट के बारे में पढ़ा, अम्बेडकर की जब राइटिंग्स देखी, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कि पिछले 20 साल में बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई, खासकर डर्बन कॉन्फ्रेंस के बाद, कि कास्ट रेस को कंपेयर करने की। तो अब कोई भी लेखक अगर लिख रहा है रेस पे, तो उसको ये कम से कम उनके सामने आई होंगी ये राइटिंग। तो उसमें से उन्होंने देखा भी क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। तो आई थिंक उन्होंने सिमिलैरिटीज़ पे फ़ोकस करते हुए उसमें डिफरेंस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं, मुझे लगा सिमिलैरिटीज़ पे उन्होंने ये फ़ोकस करते हुए, उन्होंने जो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि इन सारी जो ये ग्लोबल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति को या रेस को समझने की जो रेस की या नस्ल की अवधारणाएँ हैं, उनको एक साथ जोड़ा, उनको कलेक्ट किया, और मुझे लगता है फ़िल्म इन्हीं अनुभवों को, सारे सारे अनुभवों को जोड़ के
ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये पूरा ग्लोबल, क्योंकि अब 21st सेंचुरी में आप जो है ग्लोबलाइज, एक तरह से हम लोग सब ग्लोबल कम्युनिटी के पार्ट हैं। कोई बंदा कहीं भी रह रहा हो, चाहे वो इंडिया में कहीं या कहीं किसी छोटे से गांव में भी बैठा है, कोई ना कोई उसका रिश्तेदार किसी दूसरे देश में है। तो मतलब हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो ये प्रॉब्लम्स भी जो है वैश्विक हैं, ग्लोबल हैं। तो मुझे लगता है इन सब को करते हुए विल्कर्सन जो दावा करती हैं कि जैसे वो कहती हैं भी रेस जो है आज के टाइम में ये एक लेबल है, और लेबल जो है ये ऐसा नहीं है कि ये राइट लेबल है, लेकिन हम लोगों ने लेबल लगाए हुए हैं, कंटेनर्स हैं, जैसे करे वो एवा भी कहती हैं कि ये कंटेनर्स हैं, जैसे हमने उस पर लेबल लगाए हुए हैं, कोई ब्लैक वाइट ब्राउन ये सब। तो हम उसी लेबल के हिसाब से गवर्न हो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि इन कंटेनर्स के अंदर है क्या। भई ये तो नहीं है कि भई सारे ही व्हाइट गलत हैं या सारे ही जो है ब्राउन गलत हैं या सारे ब्लैक ज लेकिन उनके अंदर क्या है हम लोग वो जानने की कोशिश नहीं करते, हम लोग इस लेबल में ही उलझे हुए हैं। इसीलिए हम्म। कोई अपर जाति और इसमें तो मुझे लगता है तो ये जाति या रेस हमारे सामूहिक जो जो क्या बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो सामूहिक मानस जो है, उसमें बहुत जो गहराई में एक ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो बसा हुआ है, उस पे चोट करती है ये मूवी। और एक मुझे और इंटरेस्टिंग, अगर आपने आप देख जब भी आप लोग देखेंगे मूवी को, कि यूएस, रेस, होलोकास्ट, जर्मनी, इंडिया, जाति, और उसमें बाद में एक सॉन्ग ऐड किया है जिसमें आई एम स्टैन वॉकर का एक सॉन्ग है, वो न्यूजीलैंड के मारोवी ट्राइब का है। तो आप इस हिसाब से देखें तो आप ये मतलब मुझे लगता है हॉलीवुड की सबसे ग्लोबल जो मूवी है वो ओरिजिन मूवी है, जिसमें कितने ट्राइब्स और कितने डिस्क्रिमिनेशन को एक साथ इन्होंने पिरोने की कोशिश करी है। चार तो सब कॉन्टिनेंट तो इसमें दिख ही रहे हैं मुझे। एक तो हाँ जी, मतलब नॉर्थ हुँ, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, हुँ, ये चार की जर्नी तो इस फिल्म में बहुत साफ साफ दिख ही रही जी, है। और जो चीज जी। मुझे लगा डॉक्टर पठानिया की, एक तरह से रेस की जो थ्योरीज हैं उसको हुँ, वो जाकर जर्मनी में जब देखते हैं कि वाइट्स और वाइट्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको डिकोड करने में रेस की थ्योरी फेल होती है, तब हुँ, शायद हुँ, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि इसको थोड़ा सा और बियॉन्ड देखा जाए। दिस माइट बी ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हुँ, फाउंडेशनल इश्यूज हैं वो शायद कास्ट है, क्योंकि वो जी, हायरार्की जी। दे रहा है, हुँ, डिस्क्रिमिनेशन दे हुँ, रहा है, प्यूरिटी हुँ, इम्प्योरिटी दे रहा है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो जी। कास्ट से ही समझ में आएगा, वरना तो दो वाइट्स फिर के एक दूसरे को कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज जी, एक दूसरा जी। अदरनेस है जो आपने कहा। और हाँ, स्टुअर्ट हाँ, हाँ। हॉल वगैरह ने इस पर काफी काम किया है। एक और तो इसमें एक आप दिलीप जी इसमें सॉरी। आपने व्हाइट वाइट का एग्ज़ाम्पल दिया। आप इसमें इनफैक्ट जो अफ्रीका में जितने जेनोसाइड हुए, तो वो विदिन आपस में ही जो ब्लैक हो रहे ब्लैक हैं, का अभी भी हो स्ट्रगल रहे हैं, यस। है ना? और अभी भी हो रहे हैं। तो आपस में कितने बड़े-बड़े जेनोसाइड वही हुए। सिर्फ तो आप सिर्फ ये स्किन कलर से उसको समझना मुश्किल है, उस जी, हेट्रेड को। जी, जी। जी, 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 जी। और भारत में भी तो लगभग एक ही स्टॉक, रेशियल स्टॉक तो एक ही है। मतलब एक हाँ, हाँ। पंजाब में एक शेड्यूल कास्ट के आदमी का पंजाब के एक जाट के साथ रेशियल स्टॉक में तो कई बार हुँ। फर्क नहीं भी हो सकता है, इसके बावजूद हेट्रेड हो सकता है जी। कि उनके बीच हो। या हुँ, हुँ, इवन हुँ, हुँ। साउथ का एक ब्राह्मण भी हो सकता है, वो डार्क कलर का हो, और हो सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट वो भी लगभग एक जैसा हो, तो भी हुँ, हुँ, हेट्रेड हो हुँ। सकता है। हाँ, हाँ, बियॉन्ड दैट हाँ। एक्चुअली, नॉट, हुँ, इट्स तो नॉट अबाउट मतलब ये स्किन। यहाँ पे नहीं, है, मतलब इट्स देयर इन इसके आवर अंदर, माइंड, यस। है ना? और हाँ, साहब उसको ने भी जैसे डिकोड कहा है, इसको जी, लेकर जी, काफी जी, कुछ, है ना? यस। मतलब कितनी किताबें भी लिखी हुई है, कास्ट ऑफ माइंड्स। हम लोग एक ग्रुप चला रहे हैं माइंड्स ऑफ कास्ट करके ओह एक, तो क्योंकि नहीं, जिसमें कि ये दिस इज़ द इश्यू ऑफ बहुत मेंटल हेल्थ बेसिकली, कि बिल्कुल समझना ये जरूरी है। ये हमें कहते हैं कि कितना डीप डाउन है, लेकिन यस, हम हमारे हमारी चेतना जो है उतना उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे कि हम लोग उस पे हमारे अंदर उतना ताकत नहीं है कि हम लोग अपनी जो है आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने राइट, प्रिविलेज को चैलेंज कर पाएँ, और इसीलिए ये इट्स एन इश्यू ऑफ मेंटल हेल्थ। और मुझे लगता है राइट। भारत भारत जैसे देश में ये इतनी व्याप्त है बीमारी, और और उसको कोई वही क्वेश्चन करने वाला नहीं। वही 6 6 साल का छोटा बच्चा स्कूल में जाके मिड डे मील खाने से मना कर देता है कि किस किस हुँ, जात की हुँ। महिला ने बनाया है, मतलब किस लेवल की जी। वो, मतलब हुँ, प्राइमरी सोशलाइजेशन में घुसा हुआ है। एक हुँ, सवाल डॉक्टर हुँ, पठानिया की, इस फिल्म में एक तो बाबा साहब का जो जीवन है
हुँ, वो क्योंकि बाबा साहब पर फिल्म नहीं है, ये एक बहुत एक हुँ, ग्लोबल फिल्म है, लेकिन फिर भी हुँ, बाबा साहब इसमें आइडियोलॉजिकल एक तरह से बेसिस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस फिल्म को। तो हुँ, वो उनका बचपन है जो मुझे दिखा, और फिर उस उनका, बल्कि आप बताइए कि बाबा साहब का रोल जो है वो किस रूप में सामने आया है इसमें? मुझे लगता जैसे अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ द इट्स एन इंट्रोडक्टरी पोर्ट्रेयल, है ना? कि उनका जो है बिल्कुल ही एक तरह से अ, एक एक शुरुआत करी है कि भई उनको 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 प्रेज़ेंट करना सिर्फ़, उस तरीके से मुझे लगता है ये। और आपने देखी है कि वो कितनी पावरफुल तरीके से छोटा-सा रोल, थोड़ी-सी देर का, लेकिन किस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाया है और इम्पैक्ट है, उसपे बिल्कुल। कितना उसपे मतलब, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी कई कई मैं 3 बार जो सवेना गया जॉर्जिया, और जिस तरीके से उन्होंने इतना काम किया कॉस्ट्यूम्स पे, और पूरा मेकअप और उनकी, तो वो, और पूरा सीन आपने देखा होगा कि उसमें उस टाइम का 1920s का, जो उस टाइम के जो अनटचेबल लोग का वो पूरा सीन क्रिएट करना, तो कितना मेहनत लगा होगा उसपे। लेकिन मुझे लगता है एक बड़ा पावरफुल डिपिक्शन जो है बाबा साहब का, वो उन्होंने उसमें किया है। और निकल कर आए हैं। बचपन से लेके और एक तरह से उनकी मिडल एज तक का उन्होंने ये दिखाया, क्योंकि आई थिंक जो उनका पॉपुलर इमेज है वो मिडल एज का इमेज है, जो आप गूगल पे उस पे देखते हैं। तो उस मामले में मैं देखता हूँ कि एवा डुवर्ने ने बहुत ही जस्टिस किया है उस छोटे से रोल के साथ, और उसको लार्जर देन जो लाइफ फिगर है बाबा साहब का, वो दिखाने में उन्होंने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। यस, एक मतलब हुँ, अब ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आगे चीजें और आगे जा सकती है, खास करके बाबा साहब की एक बहुत पावरफुल इमेज जो उनकी स्टैच्यू को केज के अंदर में रखना, जिसको सूरज एंगडे उस फिल्म में बता रहे हैं कि हुँ, हुँ, क्यों हुँ, हुँ। इनको मतलब केज के अंदर रखा गया है, ये अपने आप में ही बहुत हॉन्टिंग इमेज जी, है जो मुझे लगता है लोगों हाँ। को बहुत वर्षों तक याद रहेगी। आप हुँ, जब हुँ, खास करके आपके रोल में जब बाबा साहब या बाबा साहब के रोल में आप जब भारत लौटते हैं, तो वो एक बहुत यादगार दृश्य है जब वो अपने लोगों के बीच होते हैं और उनके बीच वो जब मूव करते हैं, मतलब वो चलते हैं उस वो भी बहुत ही पावरफुल इमेज है जो याद रखने वाला है। और एक तरह जी। से बाबा साहब ने इस फ़िल्म को बनने के पूरे प्रोसेस में भी एक तरह से, जो किताब जब लिखी गई तब भी उसमें रोल है। एक जो इसमें हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि अंडरलाइन करने वाली बात है, डॉक्टर गौरव आप मुझे करेक्ट कीजिए। इज़ाबेल विल्किंसन ने भी और आवा डुवर्नी ने भी हुँ, हुँ, भारत के समाज को आमतौर पर देखने का जो तरीका है, जो मतलब बोगले से लेकर डुमो तक और बाकी सारे लोगों ने जो किया, उन्होंने हुँ, हुँ, भारत को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए वो स्क्रिप्चर्स की तरफ गए, टेक्स्ट की तरफ गए। इवन मैक्स वेबर भी हैं, वो टेक्स्ट की तरफ जाते हैं। और वो टेक्स्ट जो उनको मिलता है, वो आमतौर पर जो जिसको अपर कास्ट बहुत हुँ, हुँ, एक क्रॉस टर्म बोलते हैं, वो वहाँ से लेते हैं सारा कुछ। इवन जी, कास्ट वगैरह को जो हुँ, समझने के लिए सबाल्टर्न स्टडीज़ हैं, तो वो पार्थो या इनके तरफ या हुँ, शाहिद अमीन या ज्ञान पांडे की तरफ लोग जाते हैं। तो भारत को अभी हुँ, तक वेस्ट जो देख रहा था, वो अपर कास्ट की लेंस से देख रहा था। एक हुँ, तरह हुँ, से पहली बार इलाजुल विल्किंसन की किताब के मैं जब रेफरेंसेस देख रहा हूँ, तो उन्होंने हुँ, ज़्यादातर कोशिश की है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों से या अंडर क्लास के लोगों से बात की है। इस हुँ, फ़िल्म हुँ, में भी वो इसी तरह से दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपने भी क्या इसको नोटिस किया कि इन दोनों 2 जो मतलब एक लिटरेरी और एक फ़िल्म प्रोडक्शन हुँ, है, हुँ, उसमें जी, ये जी। चीज़ आपको क्या नज़र आई? हाँ। जी, 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 दिलीप, आई थिंक मुझे एक तो ये है कि जब एक डायरेक्टर इस तरीके से सोचते हैं तो उनके उनके जो मीडियम है समझने के, ऑफ कोर्स टेक्स्ट तो है ही है कि उन्होंने पढ़ा, लेकिन एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ फ़िल्म डायरेक्टर, शी वाज़ मोर इंस्पायर्ड बाय the available films which is actually the Dalit directors are producing। मैं और आप भी शायद इससे एग्री हो, जब मैं वो देख रहा था कुछ सीन, जब इंडिया के सीन आते हैं, तो मुझे ओरिजिन के वो सीन देखते हुए मुझे नागराज मंजूले की फेंड्री मूवी याद आ रही थी यस। 2013 में। तो वो इस तरीके का मुझे लगता है उन्होंने भी वो सारी देखी होंगी मूवी, और क्योंकि अपने जो मित्र हैं सूरज और बहुत सारे और साथ में जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी काफ़ी उनको रिसोर्स प्रोवाइड किए। तो मुझे लगता है उनसे वो एक जो रॉनेस है, जो रियलिटी का कास्ट का,
वो इसमें प्रेज़ेंट किया और मैं आपकी बात से एकदम एग्री हूँ कि वो जो लेंस था, पहले जो है हम अपर कास्ट के पर्सपेक्टिव लेंस से फ्रॉम देखते बिलो थे। जो आपके टीचर जी, प्रोफेसर जी, विवेक कुमार हैं, उन्होंने एक तरह से एक नया जी, एडिशन दिया है सोशियोलॉजी में। जी, जी, जी। तो हुँ। नीचे से और देखिए तो दूसरा दुनिया दूसरी दिखती है। जी, जी। और ये बड़ा मतलब ये अचंभे की बात है कि इतने सालों में बॉलीवुड ने भी कभी जो है वो पर्सपेक्टिव वो लेके नहीं आए और इनफैक्ट दलित्स जो डायरेक्टर नए आ रहे हैं, उन्होंने भी इस डीप लेवल तक नहीं वो दिखाया, जिस जिस जो इसमें जो है एक जो बिल्कुल ही स्टार्क रियलिटी जो प्रेज़ेंट करी है, इस छोटे से सीन्स में। मुझे लगता है उसके लिए एवा डुवर्ने का जो कंट्रीब्यूशन है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। हॉलीवुड में भी और इंडियन भारतीय के अपने जो वो भारतीय समाज के लिए भी और डॉक्टर और पठानिया, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा आप हुँ, मुझे एक फाइनल टेक दीजिए कि हाँ, 19 हाँ। तारीख को और उसके बाद इस फिल्म को क्यों देखें, क्यों भारतीय लोग देखें? खास करके क्यों देखें। भारतीय लोग इसलिए देखें क्योंकि अगर आप जो है अपने देश को सच में अपने देश की उस जनता को समझना चाहते हैं जो आज तक कभी पर्दे पे आई नहीं है, जिनकी वजह से हम लोग जो है ये फ़िल्में देख पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग एक अच्छे सिविलाइज़्ड समाज की जो कल्पना कर पा रहे हैं, जिस जिस लोगों की जो हमारी सिविलिटी का बोझ ढो रहे हैं लोग, आई थिंक उनको अगर आप सही मायने में देखना चाहते हैं और अपने प्रिविलेज को चैलेंज करना चाहते हैं, अगर आप में उतनी ताकत है, तो ये मूवी देखने जाइए। अगर नहीं है वो ताकत तो आप घर बैठिए, एन्जॉय करिए अपनी बहुत लाइफ़ बहुत जिए। जी, बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर गौरव। जी, मुझे लगता है कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए और मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आपको 19 तारीख को ये फिल्म लग रही है, उम्मीद है कि भारत में भी कई हॉल पे लगेगी, तो आप सब लोग इस फिल्म को जरूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय थैंक भीम। यू